हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर सिर्फ हम भारतीय ही भैंस का दूध क्यों पीते हैं और सिम्पसन की एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सभी इंडियन मेट्रो ट्रेन को रात में बंद क्यों कर दिया जाता है? तो अपने खराब गले और खराब तबीयत को और ज्यादा खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, ऑलमोस्ट सभी इंडियंस हर 24 घंटे के अंदर अपने अंडरवेयर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि हम में से कुछ ऐसे गलीच लोग भी होते हैं जो कि अपने अंडरवेयर को तब चेंज करते हैं जब वो पपड़ाकर झड़ने लगता है। लेकिन वही बात अगर कोसोवो कंट्री की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन वहां तो लोग अंडरवेयर को दवा की खुराक की तरह चेंज करते हैं। असल में गाइस, इस कंट्री की ट्रेंड के अनुसार इन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये हर 3 से 4 घंटे के अंदर अपने अंडरवेयर को चेंज नहीं करेंगे तो ये बुरी तरीके से बीमार हो जाएंगे और इसलिए इस कंट्री के लोग हर 3 से 4 घंटे के बाद अपने स्कूल, कॉलेजेस और यहाँ तक कि ऑफिसेज में भी टाइम टू टाइम अपने अंडरवेयर को चेंज करते रहते हैं। अरे मेरे भाइयों, थोड़ा सा ट्रेंड अपने मुंह को ढकने के लिए भी बना लो, या सारी बीमारियां वहीं से ही घुस रही हैं। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि कैसे जब एक पौधे से एक इविल स्पिरिट को बांध दिया जाता है तो वो कैसे हमारे इंसानी हाथों की तरह मूव करने लगता है। लेकिन वही बात अगर अफ्रीका की जाए तो अफ्रीकन्स तो स्पेशली एक ऐसे फेस्टिवल को भी मनाते हैं जिसमें वो स्पेशली आत्माओं को बुलाकर उनसे पेड़ पौधे नहीं बल्कि झाड़ को कुछ इस तरीके से नचवाते हैं कि वो झाड़ गम और कतई नौरा फतेही ज्यादा लगता है। हाँ, बस उस झाड़ को अपने ऊपर पानी गिराने का कोई शौक नहीं होता। असल में वेस्ट अफ्रीकन्स हर साल जिंगबैटू फेस्टिवल में अपने पूर्वजों की आत्माओं को रिचुअल के साथ बुलाकर उनसे कुछ इस तरीके से झाड़ को डांस कराते हैं। अब पहली नजर में आपको भी वीडियो पूरे ही तरीके से फेक लग रही होगी, लेकिन बाकायदा ये लोग इस झाड़ को खोलकर ये भी दिखाते हैं कि एक्चुअली में इसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता है। हालांकि ये तिलस्मी सी चीज एक्चुअली में काम कैसे करती है ये तो कोई भी नहीं बता पाता, लेकिन इन सभी अफ्रीकन्स का तो यही मानना है कि जैसे ही पूर्वजों की आत्माएं इस फेस्टिवल पर के पास आती हैं तो वो खुशी से कुछ इस तरीके से झाड़ों को नचवाने लगती हैं। मतलब ये अलग ही लेवल का झाड़ प्रेम चल रहा है। गाइस, अगर इंडिया में कोई भी इंसान हमारी गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच लगाकर चला जाता है तो हम गुस्से में अपनी चप्पल से उसकी खोपड़ी के ऊपर झोंपड़ी बना देते हैं। लेकिन वही बात अगर बांग्लादेश की जाए तो कहानी थोड़ी सी लुल है। असल में बांग्लादेश दुनिया की सबसे ज्यादा घनी आबादियों वाले देश में से एक है, जहाँ की सड़कों का हाल तो अनन्या पांडे के टैलेंट से भी काफी ज्यादा खस्ता है, जिसके चलते हुए यहाँ पर कम जगह होने की वजह से जानबूझकर गाड़ियां एक दूसरे से घिसटते पिसटते और लिसटते हुए आगे बढ़ती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये चीज बांग्लादेश में काफी ज्यादा कॉमन है तो यहाँ पर एक लॉ को भी निकाला गया है, जिसके तहत अगर कोई भी इंसान आपकी गाड़ी के ऊपर कोई भी स्क्रैच मारकर आगे निकल जाता है तो उस कंडीशन में ना ही आप उस इंसान से लड़ सकते हैं और ना ही उसकी कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। बस आपको आपका गुस्सा ठीक वैसे ही पीना है जैसे कि ऋतिक भाई फाइटर के कलेक्शन को देखकर पी गए। गाइस, क्या आपको पता है कि जब साल 1960 में चूहों ने उड़ा रखी थी हम इंसानों की खिल्ली तो हमें बचाने के लिए आई थी आसमान से उड़ती काली बिल्ली। ओफो, किस कदर काली है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन कैट ड्रॉप की, जिसमें यूके रॉयल एयरफोर्स ने स्पेशली सिंगापुर से ब्लैक कैट्स को हायर करके उन्हें पैराशूट पहनाकर आसमान से नीचे धक्का मारकर ड्रॉप करके कराया था। और ऐसा सिर्फ इसलिए कराया गया था क्योंकि उस समय लोगों का ये मानना था कि जो ब्लैक कैट्स होती हैं वो चूहों की अच्छी हंटर होती हैं, जिसके चलते हुए रिमोट एरियाज में चूहों से फैलने वाली बीमारी और उनके आतंक को कम करने के लिए इस अजीब से मिशन को कराया गया था। हालांकि ये सब सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि इस मिशन का परफॉर्मेंस ठीक आईपीएल में आरसीबी के परफॉर्मेंस की जैसा ही रहा होगा, लेकिन आप गलत है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस तो चेन्नई सुपर किंग के जैसा निकला। मतलब बोले तो एकदम झकास। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में बीमारियों और यूएसए के बीच में ठीक वही रिश्ता है जो कि आजकल पूनम दीदी और मौत के बीच है। मतलब बोले तो नेक्स्ट लेवल। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएसए में एक ऐसी बीमारी भी फैलती हुई चली जा रही है जो कि एक अच्छे खासे इंसान को बिस्तर पर लेटा देती है, जिसके चलते हुए यूएसए के ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स ने ये गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि हर एक बच्चा जो स्कूल में एंट्री लेता है वो हर हाल में घर से नहाकर ही आएगा। लेकिन बावजूद इसके भी जब कुछ चिरांदिया बच्चे स्कूल में जानबूझकर नहाकर नहीं पहुंचते हैं और उनकी बॉडी से स्मेल आती है तो दूसरे बच्चों को अवेयर करने और उन्हें थोड़ा सा शर्मिंदा करने के लिए वहां के स्कूल वाले कुछ इस तरीके से क्लासरूम में ही उन्हें सबके सामने निहलवा देते हैं। अरे भाइयों, ये पनिशमेंट है या दूसरे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट? गाइस, सभी देशों में कैदियों के साथ ठीक वैसा ही रूड बिहेवियर किया जाता है जैसे कि हम इंडियंस वोट देते समय राहुल बाबा की पार्टी के साथ करते हैं। लेकिन वही बात अगर ब्रिटिश
ब्रिटिश इंडिया की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अंग्रेज उस समय हम भारतीय कैदियों को कैदी नहीं बल्कि कतई अपनी बेटी का पति समझते थे। मतलब भाई सरकारी नौकरी मिलती थी उस समय। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर रेल नेटवर्क को एक्सपेंड किया तो उन्हें बहुत सी ऐसी जगहों पर भी ब्रिज और रेलवे ट्रैक्स को बिछाना पड़ता था जहां से ट्रेन क्रॉस कराना काफी ज्यादा रिस्की होता था। अब इस कंडीशन में वो उम्र कैद की सजा झेल रहे कैदियों के सामने ये ऑफर रखा करते थे कि अगर वो चाहे तो अपनी जान की बाजी लगाकर इन खतरनाक पुल या फिर जगह पर उनकी रेलगाड़ियों को ले जा सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी दोस्तों कि जो भी कैदी इस काम को करने के लिए एग्री हो जाया करता था उसकी सजा को माफ करके उसे ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ये कहानी आपको जितनी अच्छी लग रही होगी उतनी है ना, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस स्कीम के टाइम पीरियड में लगभग 400 कैदियों को रिहा करके ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 370 लोग इन्हीं खतरनाक जगहों पर ट्रेन चलाते समय एक्सीडेंट होने की वजह से टाटा बाय बाय कर गए। मतलब आप सोच सकते हैं ना कि इंडिया में ट्रेन चलाने के लिए एक्चुअली में कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी गई थी, और हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह लोटा लेकर उन्हीं ट्रैक्स पर चले जाते हैं। गाइस क्या आपको पता है कि जापान के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है जिसे फॉर श्योर कोई दूसरी कंट्री तो कभी भी नहीं करना चाहेगी। असल में गाइस जापान के सबसे पहले ऑफिशियल फ्लैग को 27 फरवरी साल 1870 में डिजाइन किया गया था, जिसके बाद एक दिन अचानक से जापान को यह लगा कि अब उनका फ्लैग काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और उनको इसे रीडिजाइन कराने की जरूरत है, जिसके चलते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने 103 करोड़ रुपए खर्च करके एक डिजाइनर को हायर किया, जिसने कि साल 1999 में उनके लिए एक नए फ्लैग को डिजाइन किया। तो गाइस अब देखो बात सीरियस ही है कि अगर एक डिजाइनर को 103 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो फॉर श्योर भाई उसका काम तो माइंड ब्लोइंग होगा। तो चलिए आज सबसे पहली बार हम और आप मिलकर देखते हैं जापान के पुराने और नए फ्लैग के डिजाइन में अंतर। एडिटर भैया शायद एक ही लगा दिए भाई। अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कैसी बात कर रहे हो? एक है कार्डिनल रेड और एक है क्रिम्सन रेड। हैं? मतलब गाइस ये इंसान तो 50 शेड्स ऑफ रेड खेल कर ही 103 करोड़ रुपए कमा गया। भाई ये तो मजनू भाई का भी बाप निकला। गाइस अभी तक तो आपने ऑक्शन में एक से एक जानदार चीजों को खरीदता और बिकता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन बस मुझे ये बता दो कि एक नींबू को 1 लाख रुपए में कौन खरीदता है यार। असल में भी हाल ही में लंदन के एक ऑक्शन में 285 साल पुराने इस लेमन को लगभग 1 लाख रुपए में बेचा गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि एक नींबू जो कि अर्जुन कपूर के करियर से भी ज्यादा सूखा हुआ है, उसे एक इंसान 1 लाख रुपए में खरीद कर करेगा ही क्या। अबे इसी नींबू में कहीं कील वील डालकर पूनम पांडे को जिंदा तो नहीं किया गया। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में विनेट फोगाट ने गोल्ड मेडल को जीतकर हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिम्पसन एक ऐसा टीवी शो है जो कि टाइम टू टाइम इतनी भविष्यवाणियां मारता है, इतनी मारता है जितना तो भाई भाई स्टेडियम में छक्के नहीं मारते। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इस शो ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी कर दी है जिससे सुन आप इतना ज्यादा हिल जाएंगे जितना तो पेटीएम यूजर पेटीएम वॉलेट बंद होने की खबर से नहीं हिले थे। भैया बंद तो नहीं हो रहा, 10 रुपए पड़े हैं मेरे उस वॉलेट में। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में यूएसए और बहुत सी कंट्रीज में लोग एप्पल VR यानी कि एप्पल विजन को पहनकर सड़क पर ठीक वैसे ही इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि हमारे देश के खेतों में सांड छुट्टा घूमता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रियलिटी या फिर इस प्रोडक्ट का प्रिडिक्शन पहले ही सिम्पसन ऑलरेडी साल 2016 में ही कर चुका था। असल में साल 2016 में रिलीज किए गए एक एपिसोड जिसका कि नाम फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में पहले यह बताया गया था कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इजाद किया जाएगा और बाद में वर्चुअल रियलिटी फूड और ड्रिंक्स को भी इसी के थ्रू ही हम टेस्ट और पी सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एप्पल विजन के लॉन्च होने के बाद से ही एप्पल इस बात पर दावा कर रहा है कि वो अपनी इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है और आगे आने वाले समय में लोग इसी डिवाइस से दुनिया भर की अलग अलग डिशेस को खा भी सकेंगे। मतलब बस उनको फील होगा, टेस्ट नहीं आएगा। हालांकि ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है कि आखिर ये शो इतनी सटीक भविष्यवाणियां कर कैसे लेता है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरा अपने आकाश भाई को टाल ठोक कर बताइएगा जरूर। आखिर सभी मेट्रो ट्रेन को रात में बंद क्यों कर दिया जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि भारत की जिन भी सिटीज के अंदर मेट्रो ट्रेन को चलाया जाता है उन सभी सिटीज में सारी ही रात मेट्रो सर्विस को एकदम से ही बंद कर दिया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब एक सिटी के अंदर टैक्सी, नॉर्मल फ्लाइट सर्विसेज या फिर नॉर्मल रेलवे सर्विसेज को कंटिन्यू रखा जाता है तो फिर आखिर मेट्रो ट्रेन्स को किसी भी सिटी में रात में बंद किया ही क्यों जाता है? असल में गाइस इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन है। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस। असल में मेट्रो सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें हर एक मेट्रो को रैपिडली बिना सिस्टम को ब्रेक करे पूरा ही दिन
काम करना होता है। अब अगर इस कंडीशन में डेली बेसिस पर इन ट्रेन्स की क्लीनिंग और इंस्पेक्शन को मेंटेन नहीं किया जाएगा और बाई चांस अगर सिर्फ एक ही मेट्रो खराब हो जाती है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और उस सिटी में उस पूरे ही दिन बाकी की सारी मेट्रो की टाइमिंग भी हैम्पर हो जाएंगी। अब मे बी इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में ये आया हो कि भाई ये सेम सिनेरियो तो हमारी भारतीय रेलवे के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसे तो रात में बंद नहीं किया जाता। तो चलिए इसे भी समझते हैं। असल में गाइस इंडियन रेलवे नेटवर्क अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके चलते हुए उनके पास एक्स्ट्रा में बहुत से वैगन्स, इंजन्स और इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। तो अगर किसी भी केस में भारतीय रेल का इंजन खराब हो जाता है या फिर कोई पर्टिकुलर वैगन खराब हो जाता है तो ये नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही उसे चेंज करके रिपेयर कर सकता है। लेकिन मेट्रो नेटवर्क में ऐसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है प्रॉफिट। असल में नॉर्मली एक मेट्रो ट्रेन को रात में चलाने का खर्च दिन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इस कंडीशन में सभी मेट्रो ट्रेन पर लाइट जलाने के साथ साथ आपको ट्रेन के अंदर भी प्रॉपर तरीके से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, जिसके चलते हुए एक ट्रेन को चलाने की कॉस्ट अपने आप में बढ़ जाती है। लेकिन वही बात अगर लेट नाइट की जाए तो लेट नाइट में मेट्रो ट्रेन की टिकट्स उस कंपैरिजन में जितना कि वो दिन में बिकती थी उस लेवल की कभी बिकती ही नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अगर 24 घंटे किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर मेट्रो ट्रेन को चलाया जाएगा तो वो दिन में तो प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उस प्रॉफिट को रात में बराबर कर देंगे और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड किसी भी सिटी के अंदर मेट्रो नेटवर्क को चलाना प्रॉफिट का काम नहीं बल्कि घाटे का सौदा बन जाएगा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों भारतीय सिटीज के अंदर रात में मेट्रो ट्रेन को पूरे ही तरीके से बंद क्यों करना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश जहां पर आज भी किसी और ड्रिंक के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर बफेलो मिल्क को ही कंज्यूम किया जाता है और ये आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि द हिंदू बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 55% जो मिल्क कंज्यूम किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ बफेलो यानी कि भैंस का ही होता है। और ये कहानी सिर्फ दूध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप जो स्वीट को कंज्यूम करते हैं या फिर अलग अलग डिशेस जो भारत के अलग अलग रीजन में बनाई जाती है उसमें भी गाय के दूध से कहीं ज्यादा तो हम भैंस के दूध का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए पूरे वर्ल्ड का लगभग 45% बफेलो मिल्क सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही कंज्यूम किया जाता है। अब ये सुनने के बाद आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम बचपन से ही भैंस का दूध पीते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर भैंस का दूध इतना ही ज्यादा अच्छा होता है तो फिर आखिर क्यों फॉरेन कंट्रीज में इसे कभी भी कंज्यूम क्यों नहीं किया जाता। एंड इवन बहुत सी कंट्रीज तो ऐसी भी मौजूद है जहां पर भैंस के दूध के प्रोडक्ट को या फिर भैंस का दूध बेचना भी पूरे तरीके से इलीगल होता है। तो चलिए आज इसे भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हम भारतीय ही सिर्फ और सिर्फ भैंस का दूध क्यों पीते हैं। असल में गाइस इस चीज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर बफेलो मिल्क के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही क्या। असल में गाइस जब बफेलो मिल्क के ऊपर अलग अलग तरीके की रिसर्च की गई तो हमारे सामने ये आंकड़ा आया कि बफेलो मिल्क में गाय के मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े अमाउंट में फैट मौजूद होता है, जिसके चलते हुए हमारी बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों और ज्यादा एज वाले लोगों को तो भैंस का दूध पीने की सलाह डॉक्टर्स तक भी नहीं देते। कारण साफ है, भैंस के दूध को डाइजेस्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, जिसके चलते हुए लोगों के बीमार होने और यहाँ तक कि मोटा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भैंस के दूध में लैक्टोज और प्रोटीन भी एज कम्पेयर टू काउ मिल्क काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसके चलते हुए हमारी बॉडी को इस दूध के अंदर मौजूद इस प्रोटीन की चेन को तोड़कर उसे डाइजेस्ट करने में पसीने तक छूट जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरीके की एलर्जीज और यहाँ तक कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफी हद तक खराब हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत से डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप भैंस के दूध को सिर्फ 2 महीने के लिए ही पीना छोड़ दें तो इससे ना सिर्फ आप काफी ज्यादा चुस्त हो जाएंगे बल्कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई जॉइंट पेन है तो वो भी पूरे तरीके से सही हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि अगर बफेलो मिल्क इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम इंसानों की बॉडी को हार्म पहुंचाता है तो फिर आखिर क्यों इंडिया में आज भी गाय के दूध से कहीं ज्यादा सिर्फ और सिर्फ भैंस का ही दूध कंज्यूम क्यों किया जाता है। असल में गाइज इसके पीछे बहुत सी रीजन है। बात अगर सबसे पहली रीजन की जाए तो वो है भैंस के द्वारा दूध को ज्यादा प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी। असल में एक बफेलो की बॉडी कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि एज कंपेयर टू अ काउ अगर आप उसको कम फूड भी प्रोवाइड करेंगे तभी वो आपको काफी ज्यादा बड़े स्केल पर मिल्क प्रोड्यूस करके देगी, जिसके चलते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अक्सर दूध वाले गाय से कहीं ज्यादा भैंस को पालना और भैंस के दूध को ही बेचना प्रेफर करते हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे रीजन की
की जाए तो वो है बफेलो की मिल्क में ज्यादा फैट का होना। असल में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैंस के दूध में गाय के दूध के कंपैरिजन में लगभग दुगना फैट मौजूद होता है, जिसके चलते हुए इससे क्रीम को बनाना या फिर इससे डेयरी प्रोडक्ट बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने के लिए अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर डेयरीज गाय के दूध से कहीं ज्यादा भैंस के दूध को ही प्रेफर करती है। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है इंडिया में बफेलोज की क्वांटिटी। असल में सिर्फ इंडिया में ही दुनिया की भैंसों की 57% पॉपुलेशन पाई जाती है। अब क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी में ऑलरेडी बफेलोज मौजूद है तो यहाँ पर लोग गाय से कहीं ज्यादा भैंस के दूध को ही कंज्यूम करना सही मानते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में शुरुआत से ही बड़ी बड़ी डेयरीज, कंपनीज या फिर लोग हमारे सामने ये प्रोस्पेक्टिव रखते हैं कि भैंस का दूध गाय के दूध के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये इजीली वे में आपको मिल भी जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली भैंस का दूध गाय के दूध के कंपैरिजन में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। लेकिन वही बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी कंपनी बफेलो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतार सकती और अगर उन्हें उतारना भी होता है तो उसके ऊपर उन्हें साफ साफ शब्दों में वार्निंग लिखकर बताना होता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप गाइस कि अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों सिर्फ हम इंडियंस ही बफेलो के मिल्क को कंज्यूम क्यों करते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लाइक टारगेट इस बार मैं नहीं दे रहा हूं, अपनी श्रद्धा से लाइक के जो है शगुन के लिफाफे में लाइक डाल के दे देना क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत नासाज है। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।